हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एग्जाम बी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एमसीक्यू सीरीज पार्ट 6 में। आज अपनी इस सीरीज में हम क्वेश्चंस रिलेटेड टू एफसीआई एजीएम टेक्निकल से डिस्कस करेंगे और स्पेशली फॉर द बायोटेक्नोलॉजी एंड केमिस्ट्री। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो उसमें आप सभी की रिक्वेस्ट आई थी कि हमें बायोटेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने चाहिए। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास सिर्फ 5 डेज बचे हुए हैं, तो आपके लिए अभी यही मौका है अच्छा कि आप जितना हो सके रिवाइज करें अपने नोट्स को, जो भी आपने प्रिपेयर किया। साथ ही साथ आप मैक्सिमम मॉक टेस्ट अपीयर करें। मॉक टेस्ट आर एब्सोल्युटली फ्री एट iexambee.com। तो आज ही रजिस्टर करें और मॉक टेस्ट जरूर दें, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सके और आपका एक थॉरो रिवीजन हो सके। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सिलेबस है पार्ट बी का, जो एफसीआई एजीएम टेक्निकल के लिए है। आई होप कि आपने इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ा होगा और अपनी प्रिपरेशन की होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए। तो यहाँ पे पूछा है कि डीएनए जो कि आरएनए से बनता है, मतलब प्रोसेस पूछी है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस है रिवर्स म्यूटेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या फिर रिवर्स ट्रांसलेशन। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि आरएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं। थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो क्रिक ने सेंट्रल डॉगमा दिया था। सेंट्रल डॉगमा हम उसे कहते हैं। सेंट्रल डॉगमा का क्या मतलब है? डीएनए से आरएनए बनता है एंड देन आरएनए से प्रोटीन। ओके, सो ये एक प्रोसेस है। तो जिस समय क्रिक ने ये दी थी तभी इसका रिवर्स में पॉसिबल नहीं था, बट ड्यू टू द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आरएनए से अब हम डीएनए बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक ऐसा एंजाइम है जिसकी हेल्प से आरएनए से वापस डीएनए बन सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। डीएनए से आरएनए की प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन, और अगर हम रिवर्स करें तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो यहाँ पे जो सही आंसर है दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सो यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ऑल्दो इसका पीडीएफ आपको हमारे एग्रीबी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप हमारे एग्रीबी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, वहां पे आप इसको देख सकते हैं। The next question is, which one of the following step is not essential for rDNA experiment? तो जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सपेरिमेंट करते हैं, या हम कहते हैं कि जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, तो इसमें कौन सा एक ऐसा स्टेप है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके पास ऑप्शन है जनरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, सेकंड इज द कटिंग एंड जॉइनिंग ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट, सी इज द इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स विद द फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट सेल, डी है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, ई है रिमूवल ऑफ एंडोन्यूक्लियसेस फ्रॉम डीएनए फ्रैगमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने की प्रोसेस है उसको डिस्क्राइब किया गया और पूछा कि कौन सा स्टेप इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, जिसको हम बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, उसी के ये स्टेप है। तो बेसिक उसमें 5 स्टेप होते हैं इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 4 स्टेप है ये तो बिल्कुल सही मेंशन किए हैं, बट डी कोई जो ये ई वाला ऑप्शन है ये कोई भी स्टेप नहीं होता। इंस्टेड ऑफ दिस स्टेप यहाँ पे जो स्टेप होता है वो होता है एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसफर जीन्स। तो हम ये देखते हैं कि जो हमने ट्रांसफर जीन डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर किया था, क्या वो एक्सप्रेस कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, और उसकी पेनिट्रेंस या फिर जो उसकी एक्सप्रेसिविटी है वो किस डिग्री की है। तो बेसिकली जो हमारा ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक्सपेरिमेंट होता है, जिसमें हम सबसे पहले हमारे को डीएनए की फ्रेगमेंट बनानी होती है, मतलब जो हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर का जीन है हमको उसको सेलेक्ट करना है, देन उसको हमने कट और ज्वाइन करना है डीएनए की फ्रेगमेंट को वेक्टर्स के थ्रू, जो होस्ट सेल्स है उसमें इंट्रोड्यूस करना है, देन उसमें जो रिकॉम्बिनेंट्स बने हैं उनको सेलेक्ट करना है, और फिर ये देखना है कि उसका एक्सप्रेशन ट्रांसफर जीन्स का हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। सो ये 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट इज, विच टर्म इज suitable for defining the rDNA technology? अगेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, उसको डिफाइन करने के लिए सूटेबल टर्म क्या है। तो आपके पास ऑप्शन है जेनेटिक इंजीनियरिंग, बी है जीन क्लोनिंग, सी इज द जीन मैनिपुलेशन, डी इज द जेनेटिक मॉडिफिकेशन, या ई ऑल ऑफ द अबव। तो आई थिंक ये तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब होता है हम जब रिकॉम्बिनेशन से नया डीएनए बना रहे हैं, आर्टिफिशियली हम लोग क्रिएट कर रहे हैं लैब में, तो उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, और इसी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं।
कि हम बायोलॉजी की जो ब्रांच है जेनेटिक्स, उसमें हमने इंजीनियरिंग को यूज करके हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब हम जीन मैनिपुलेशन कर रहे हैं एट द डीएनए लेवल, हम उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। या इसी को हम जीन की क्लोनिंग भी कहते हैं, क्योंकि हम क्लोन्स बनाने में सफल हुए हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। देन जीन मैनिपुलेशन भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि जो नेचर में नहीं था, जो नेचुरल नहीं था, उसको हमने आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया। सो इट इज ऑल्सो नोन एज जीन मैनिपुलेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रहा है क्योंकि जेनेटिक लेवल पे हम चेंजेस कर रहे हैं, सो इट इज ऑल्सो नोन एज जेनेटिक मॉडिफिकेशन। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सो आर डीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम इन सभी नामों से जानते हैं। The next question is the reverse transcriptase enzyme is also known as, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है, देन इसका रिवर्स में पॉसिबल हो पाया था आरएनए से डीएनए विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को हम टेक्निकली क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, बी है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, सी है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और डी है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये देखना होता है कि हमें आरएनए से डीएनए बनाना है, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है वो किस पे वर्क करेगा, आरएनए स्ट्रैंड पे वर्क करेगा और क्या बनाएगा, डीएनए। सो बेसिकली जब भी हम ऐसा टेक्निकल टर्म देखते हैं तो वहां पे जो पहला होता है, जो डिपेंडेंट, जिस पे हम डिपेंडेंसी देखते हैं, वो क्या चीज होती है, वो होती है हमारी टेम्पलेट। ओके, सो इस केस में यहाँ पे हमारी टेम्पलेट क्या है, आरएनए। आरएनए को हम यूज करेंगे और सिंथेसिस किसकी होगी, डीएनए की। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। मतलब डीएनए पॉलीमरेज जो एक्ट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन में, बट वो किस पे डिपेंडेंट है, वो टेम्पलेट किसको यूज कर रहा है, आरएनए स्ट्रैंड को। सो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इज द करेक्ट आंसर फॉर द आरएन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो यही इसका सिनोनिम या फिर आप दूसरा नाम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एग्रीकल्चर जेनेटिक इंजीनियरिंग इज बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस प्लांट्स दैट आर रेजिस्टेंट टू। यहाँ पे पूछा है कि जो हम मैनिपुलेशन करते हैं जीन का जेनेटिक लेवल पे प्लांट्स में, वो हम किसके लिए करते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करना टू फॉर इंसेक्ट्स, वीड्स, प्लांट डिजीजेस, एबायोटिक स्ट्रेसेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आप जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आप समझ सकते ही हैं इसको, प्लांट्स के केस में जब भी हम लोग पढ़ते थे तो इंसेक्ट्स के लिए तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बीटी कॉटन, या फिर बीटी का जितना भी हमने इंट्रोड्यूस किया है, बेसिकली बॉलवर्म्स या फिर स्टेम बोरर के लिए हमने बीटी को इंट्रोड्यूस किया है, तो इंसेक्ट्स के लिए तो है ही है, साथ में वीड्स के लिए भी करते हैं। कुछ ऐसे एलिलोपैथी होती है जनरेट, जिससे कि वीड्स नहीं ग्रो कर पाती हैं। प्लांट डिजीजेस के लिए रेजिस्टेंस पैदा करना चाहे, जैसे वीट के केस में रस्ट है, तो रस्ट के लिए ऐसी वेराइटीज डेवलप की जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, जिससे कि रस्ट का इन्फेस्टेंसी ना हो। सिमिलरली फॉर द एबायोटिक स्ट्रेस, एबायोटिक स्ट्रेस में सबसे पहले क्या आता है, ड्रॉट कंडीशंस को जो विदस्टैंड कर सके, या एक्सेसिव वाटर को, या फिर सैलिनिटी, सॉइल सैलिनिटी, या फिर एल्कलिनिटी को। तो इन सभी के लिए हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लांट्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द केमिस्ट्री सेक्शन। अभी हमने कुछ बायोटेक्नोलॉजी से देखे, अब हम कुछ केमिस्ट्री से क्वेश्चन देखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है इस टाइप के, अगर आप थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है उसमें पूछा है कि लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है एलिमेंट का, वो क्या होता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, पहले इंक्रीज करता है देन डिक्रीज करता है, पहले डिक्रीज करता है देन इंक्रीज करता है, या फिर सेम रहता है। तो अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, आप यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हो सोडियम के साथ, या फिर आप देख सकते हो हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे हीलियम होता है, लिथियम, और सबसे लास्ट में फिर नियॉन होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 2:1 होता है। ये जो ऑर्बिटल है, पहली ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, जो दूसरी ऑर्बिटल है इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। नियॉन है जो, उसमें दोनों जो हमारी ऑर्बिटल्स हैं वो फिल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और यही इसका कन्फिग्रेशन है 2:8, 10 इसका एटॉमिक नंबर है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो क्या चीज होती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन वो कब लूज कर पाएगा, जब उसके पास न्यूक्लियर चार्ज भी प्रॉपर नहीं होगा। तो मतलब जो उसके पास जो उसकी आउटर ऑक्टेट है उसमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, तभी वो लूज कर सकता है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम किसे कह सकते हैं, पावर टू गेन द इलेक्ट्रॉन। तो गेन कब करेगा, जब उसके पास न्यूक्लियर चार्ज भी बहुत ज्यादा है और उसकी जो आउटर ऑर्बिटल लगभग फिल होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल
हम जैसे कि समझ सकते हैं फ्लोरीन, या फिर हम कहते हैं कि हेलोजेंस में, तो फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियॉन आता है, नियॉन की तो ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए हम इसको नोबल गैसेस भी कहते हैं। फ्लोरीन का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2:7, 2/7 है, और इसको ऑक्टेट फुल कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, तो वो इजीली किसी से भी गेन कर सकता है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो यहाँ पे ये डोनेट नहीं करेगा, तो आप देख सकते हैं कि जब हम इधर से इधर को मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ती है, ना कि लूज करने की। और हमसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, तो ये क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो आपका सही आंसर होगा ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, ये भी डिक्रीज करता है साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्केन आइसोमर्स विद 6 कार्बन एटम। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 6 कार्बन एटम, या फिर एल्कीन का आइसोमर नहीं है जिसमें 6 कार्बन एटम नहीं है। तो जब सबसे पहला हम देखें 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन तो आप सभी समझते हैं कि 4 कार्बन हो गए, 2,3 सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे भी कार्बन है, तो यहाँ पे कितना है, 6 कार्बन एटम है। हेक्सेन में 6 कार्बन है, सिंगल चेन है हेक्सेन। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो इसमें इसकी जगह यहीं पे 2,2 डाइमिथाइल हो जाएगा। और नियोपेंटेन जो है, नियोपेंटेन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें 6 कार्बन नहीं होते, इसमें कितने कार्बन होते हैं, इसमें केवल 5 कार्बन होते हैं। ये बेसिकली 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन हम इसको कहते हैं, और उसी को हम नियोपेंटेन जनरल कहते हैं। आईपीएसी नॉमेनक्लेचर अगर हम देखेंगे तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन इसका नेम होता है, और इसमें 5 कार्बन एटम होते हैं, 6 कार्बन एटम्स नहीं होते हैं, तो यहाँ पे नियोपेंटेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following aldehyde is used as a flavoring agent। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं उनको हम फूड में एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ब्यूटाल्डिहाइड, वेनिलिन, बेंजल्डिहाइड, बोथ 1 and 2 एंड ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो कुछ एल्डिहाइड ऐसे होते हैं जिनको हम नेचुरल में ही, नेचुरली वो मतलब आर्टिफिशियली सिंथेसाइज भी नहीं करना पड़ता, वो खुद ही नेचर में होते हैं और एज अ फ्लेवरिंग एजेंट्स वो काम करते हैं। तो इनमें जो है वो है बेंजल्डिहाइड, जो कि ओडर एज वेल एज फ्लेवर भी देता है, फ्रेश आलमंड्स, एंड वेनिलिन, जो कि मेन फ्लेवरिंग एजेंट होता है वेनिला बीन्स में। और उसके अलावा भी बहुत सारे एल्डिहाइड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं फॉर द फ्लेवरिंग एजेंट्स। तो बेसिकली एल्डिहाइड की ये प्रॉपर्टीज है जिसको हम फ्लेवरिंग एजेंट्स या फिर कलर ऑर्डर के लिए फूड्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following statement is true about the primary structure of protein। तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर पूछा है प्रोटीन का। तो आप सभी को पता होगा जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सारी स्ट्रक्चर्स में वो रहता है। तो बेसिकली यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पूछी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया है सब यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, then is the three dimensional structure of the protein, C is the helical structure of the protein, D is the sequence of amino acid joined by the peptide bond, या all statements are true। तो आपको ये एक बाय वन करके देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला जैसे दिया है कि सब यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, तो जो सब यूनिट्स होते हैं वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में नहीं होते सब यूनिट, क्योंकि प्राइमरी एक सिंगल चेन होती है। देन सेकंड है थ्री डायमेंशनल, जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है वो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वो भी प्राइमरी नहीं होता। हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, तो हेलिक्स में जो होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, अगेन वो प्राइमरी नहीं होता। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड लीनियर चेन। तो एक लीनियर चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू से अमीनो एसिड अटैच करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जॉइंड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। Next question is generally non-metals are the non-conductor of electricity. Which one of the following non-metal is a good conductor of electricity? जो जनरल हमारा कंसेप्ट है कि उसमें ये होता है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, बट इसमें कौन सा एग्जांपल है जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? ऑप्शन है सल्फर, ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन, या बोथ 2 and 3। तो ये शायद आप लोगों को बहुत सभी को पता होगा, 11th या 12th या फिर इवन हम 10th में भी हम पढ़ते थे कि ग्रेफाइट एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कार्बन एटम से मिलके बना होता है, और इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Okay, so these are the some important questions related to the biotechnology as well as chemistry, and आप अपनी तैयारी करते रहें, मॉक टेस्ट जरूर दें। अगेन आपको एग्जाम की साइट पे जाके इसके फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आप जरूर उनको अटेम्प्ट करें सो दैट आप अपनी खुद की एक तो प्रैक्टिस को एनालाइज कर सकेंगे और आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। सो थैंक्स फॉर एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्रीबी को ज्वाइन करना ना भूलें।